वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। इस वीडियो में हम आरोह पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत जो पाठ नंबर 3 है उसमें जो कविताएं हैं, कविता के बहाने और एक कविता है बात सीधी थी पर, इन कविताओं की व्याख्या करेंगे। पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह जो 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये एक इनका काव्य संग्रह है, आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास एक कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। इनको मिले हुए प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। यानी गहरी से गहरी बात अपने लेखन के द्वारा कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास अपने लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। उन्होंने कविताएं तो लिखी हैं पर साथ में चिंतन परक लेख भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, सिनेमा तथा और कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, उनकी समीक्षा भी आती है। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही, पर कविता हमेशा उनकी प्राथमिकता पर रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, यानी नए दौर में जब छोटी छोटी छंद कविताएं आने लगी, कविताएं आनी बंद हो गई और लंबी कविताएं आने लगी, तब कुंवर नारायण आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तब उन्होंने आत्मजयी जैसा एक प्रबंध काव्य रचा और इनको बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। मतलब आलोचक यह मानते हैं कि उनकी कविता में ना तो व्यर्थ का उलझाव है, ना फिर अखबारी सतहीपन है, मतलब एक सतहपन भी नहीं है, और वैचारिक धुंध के बजाय एक उनकी कविता में एक संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में उनकी कविताएं लिखी गई हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संप्रभ, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। यहाँ पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। मतलब इस कविता में चिड़िया, फूल और बच्चे तक लेकर एक यात्रा का वर्णन किया गया है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, मतलब चिड़िया एक सीमित उड़ान ही भर सकती है। फूल खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, यानी फूल खिलता है और फिर मुरझाकर गिर जाता है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं, पर बच्चे असीमित सपने देख सकता है, उनकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, और वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। यानी जो कोई दूसरा नहीं, एक इनका काव्य संग्रह है, उससे ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इस कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा गया है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है।
अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। मतलब जब सही बात सही शब्द से जुड़ती है तभी एक अच्छी कविता निकलकर सामने आती है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। इस काव्यांश में कवि ने चिड़िया की उड़ान के दृष्टांत के द्वारा कविता की भावाभिव्यक्ति की असीम उड़ान का वर्णन किया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कि कवि भावाभिव्यक्ति की अत्यंत ऊंची उड़ान भरता है। जैसे चिड़िया ऊंची उड़ान लेती है, वैसे ही कविता में लेखक अपनी अभिव्यक्ति की ऊंची उड़ान भरता है। जैसे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता में लेखक यह कहना चाहता है कि इस कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की एक सीमित उड़ान होती है, वो उसे अपने घोंसले तक जाना होता है। लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है, उसमें विचारों की भावाभिव्यक्ति असीमित हो सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कवि अपनी अभिव्यक्ति बाहर भीतर के अनुभवों, प्रत्येक घर के अनुभवों के द्वारा करता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता में कवि की उड़ान सीमाओं के बंधनों से मुक्त होती है। कवि कविता में अपनी अभिव्यक्ति रूपी पंख लगाकर उड़ता है। चिड़िया क्या जाने। इस कवि की उड़ान को भला चिड़िया कैसे जाने, यानी चिड़िया कैसे जान सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक सीमित होती है, अर्थात चिड़िया की उड़ान से बहुत ऊंची उड़ान कवि की होती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। इस काव्यांश में कवि ने कविता को फूलों की अपेक्षा अधिक सुगंधमयी मानते हुए उसे सभी प्रकार से बंधन रहित एवं शाश्वत बताया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता फूलों की तरह खिलना है, क्योंकि कविता में कवि के भावों की अभिव्यक्ति होती है। कवि के जो मन में जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो निकलकर सामने आते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता में कवि के भावों पर कोई बंधन नहीं होता, यह फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर अर्थात जड़ चेतन, जीव जंतु, मानव, प्रकृति सभी का वर्णन कवि अपने अनुभवों के आधार पर करता है। इस घर उस घर, घर के इस घर उस घर सभी घरों के अनुभव को लेकर कवि कविता का एक कविता की रचना करता है। बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। किंतु कविता में की गई रचनात्मक ऊर्जा की कभी कम नहीं होती। कवि का साहित्य हमेशा अमर रहता है। फूल कवि की इस सच्चाई को जानने में असमर्थ है। फूल की महक अस्थायी है, किंतु कविता स्थायी है, यानी कविता बिना मुरझाए हमेशा चलती रहती है। फूल का क्या है, फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, लेकिन कविता में जो विचार जो भाव रहते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। अब हम इस काव्यांश का विशेष जान लेते हैं, यानी इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। कवि ने साहित्य को शाश्वत बताया है, यानी साहित्य हमेशा चलता रहता है, हमेशा अपना संदेश देता रहता है। कवि के संदेश हमेशा ही प्रासंगिक रहते हैं। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता मुक्तक छंद में रचित है। कविता की भाषा सरल, स्पष्ट एवं भावानुकूल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल एवं उनके असीम सपनों से की है। कवि कहते हैं कि कविता एक बच्चों का खेल है, यानी कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, जिस प्रकार बच्चा घर के अंदर, बाहर अपने घर पराए घर,
यह घर वह घर यानी अपने घर पराए घर सभी घरों को एक समझ खेलता है। उसी प्रकार कविता में भी कोई सीमा नहीं होती, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी समाहित हैं। इस काव्यांश का विशेष। कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में कविता को बच्चों के खेल के समान बंधन रहित माना है। यानी कवि यह कहना चाह रहे हैं जैसे बच्चों का खेल एक बंधन रहित होता है, वैसे ही कविता भी बंधन रहित होती है। कविता का कोई बंधन नहीं होता, कविता शाश्वत है तथा कविता में कवि की भाव अभिव्यक्ति असीम है। कविता मुक्तक छंद में रचित है। कविता की भाषा प्रभावमयी एवं भावानुकूल है। कविता में गेयता का गुण है।